जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। आधुनिक विश्व का इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है राष्ट्रों का निर्माण, राष्ट्रों का जन्म। आप कहेंगे राष्ट्रों का जन्म? यस, राष्ट्र आधुनिक अवधारणा है, नेशन। 1787 में दुनिया में एक राष्ट्र का जन्म हुआ। विश्व इतिहास में उसकी कहानी सुनाऊंगा। उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले कभी था ही नहीं। 1870 में एक राष्ट्र का जन्म हुआ, इटली, था ही नहीं। 1871 में एक राष्ट्र का जन्म हुआ, जर्मनी, था ही नहीं। और 1947 में हमारे राष्ट्र का जन्म हुआ, भारत, दैट इज इंडिया। या हम आर्टिकल 1 कहें, इंडिया दैट इज भारत। लेकिन इससे पहले कि मैं इस कहानी को शुरू करूं, राष्ट्र के जन्म की कहानी बहुत ही रोमांचित करने वाली कहानी। इस कहानी को इस देश के कम से कम बच्चे को जानना चाहिए कि 1857 के बाद एक धारा शुरू हुई और उस धारा ने एक राष्ट्र को जन्म दिया। बड़ा बलिदान हुआ, बड़ा त्याग हुआ, बड़ा संघर्ष हुआ। यह आसानी से नहीं बना। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, कोई एक आदमी इस राष्ट्र पर दावा नहीं कर सकता। ना ये हिंदुओं का है, ना ये मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना बौद्धों का है, ना दलितों का है, ना ब्राह्मणों का है, ना पुरुषों का है, ना स्त्रियों का है। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भारतीयों का है। जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, भारत उनका है। इंडिया फॉर इंडियंस। लेकिन इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं, इस कार्यक्रम का जो मूल संदेश है, पढ़ो पढ़ो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। पढ़ो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किताबों से बातें करना शुरू करो, और जिस दिन किताबें तुम्हें रिप्लाई देना शुरू करेंगी, इंतजार करो। ये जो हमारे देश में पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, किताबें एक दिन पढ़ते 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 ऐसा आ जाएगा जब किताबें तुमसे बात करने लगेंगी। ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस है ना, ये खुल जाएगा आसमान की तरह, और किताबें तुमसे बात करने लगेंगी। और जिस दिन किताबों ने तुमसे बात करना शुरू कर दिया, उस दिन संभावना यह है कि तुम्हारे अंदर एक नया विराट का जन्म हो जाए। इसलिए भारत में जब किताब पैर से लगती थी तो तुरंत व्यक्ति उसे उठाकर अपने मत्थे पर लगाता था। पढ़ो, खूब पढ़ो। कुछ भी करना हो तो पढ़ो। ऐसा थे सिर्फ थोड़े कि नौकरी करने वाले के लिए पढ़ो। पढ़ो, पढ़ोगे सीखोगे, सीखोगे समझोगे, समझोगे उन्नति करोगे। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे, एक अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनोगे, एमएलए बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, मोटिवेटर बनोगे, क्या नहीं बनोगे। ये वेस्टमिनिस्टर, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कहते हैं आधुनिक विश्व के निर्माण में इस बिल्डिंग का बड़ा योगदान रहा। आधी दुनिया पर कब्जा। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था, द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। दुनिया का एक साम्राज्य, जिसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। और वो साम्राज्य देन किसकी थी? कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। 57 का विद्रोह हुआ, एक बहुत बड़ी घटना घटी। 1858 का एक्ट आया, 1858 का एक्ट, इंडिया काउंसिल एक्ट। और इंडिया काउंसिल एक्ट कई मानों में बड़ा क्रांतिकारी एक्ट था। पहला, सत्ता का ट्रांसफर हो गया, कंपनी बाहर,
अब भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन। ट्रांसफर ऑफ पावर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पे बनाया गया इंडिया काउंसिल। उस इंडिया काउंसिल में बैठा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो दिशा निर्देश देगा किसको? गवर्नर जनरल को। और अब जो गवर्नर जनरल है भारत का, वो वाइसरॉय भी बन गया, क्योंकि अब वो किसका प्रतिनिधि है? ब्रिटेन के क्राउन का। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय भी कहा जाने लगा, क्योंकि अब वो ब्रिटेन के क्राउन का प्रतिनिधि है। तो भारत का मुखिया कौन हुआ? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन से ऑफिस में बैठेगा? इंडिया काउंसिल। वहां से जो अधिनियम बनेगा उसको क्या कहा जाएगा? इंडिया काउंसिल एक्ट। भारत का एजुकेटेड मिडिल क्लास बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। वो खुश इसलिए हुआ कि अब हम ब्रिटेन के नागरिक हो गए। अभी तक अधीन थे किसके? कंपनी के। 1858 तक भारत कंपनी के अधीन था। 1858 के अधिनियम ने भारत की जनता को ब्रिटेन के क्राउन की प्रजा बना दिया, और एजुकेटेड मिडिल क्लास को ऐसा लगा कि जो ब्रिटेन का क्राउन ब्रिटिश जनता के लिए ब्रिटेन में करता है, वो अब भारत की जनता के लिए भी करेगा। अब भारत का विकास होगा, आधुनिकता की धारा को गति मिलेगी, और न जाने क्या क्या। लेकिन शायद वो ये बात भूल गए थे, या वो नजरअंदाज कर रहे थे कि हम ब्रिटेन के बेटे नहीं थे, हम ब्रिटेन के गुलाम थे। आदमी अपने बच्चे को आईएएस की तैयारी कराएगा, अपने नौकर को आईएएस की तैयारी नहीं कराएगा, अपने ड्राइवर को आईएएस की तैयारी नहीं कराएगा। शायद भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग या तो यह भूल गया था, या वो इस बात को नजरअंदाज कर रहा था। हम ब्रिटेन के बच्चे नहीं थे, बेटे नहीं थे, हम ब्रिटेन के प्रोविंस नहीं थे, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, गुलाम। और गुलाम को सिर्फ जीवित रखा जाता है, उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसका शोषण करने के लिए, उसका दोहन करने के लिए। और सबसे पहला झटका जो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग को लगा, वो 1858 के एक्ट से लगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक बात याद रखिएगा कि 1858 का जो एक्ट है, वहां से दो धारा शुरू होती है। इस दोनों धारा पर ध्यान रखिएगा। 1858 के एक्ट से दो धारा। एक धारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिटी की जो किताब है उसका पहला चैप्टर क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, ये तो एक धारा हुई। और दूसरी धारा है नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। तो शिक्षित मध्यम वर्ग को पहला झटका लगा एक्ट ऑफ 1858 से। अब भारत का मुखिया कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 15 सदस्यीय काउंसिल। लेकिन भारत का मुखिया बैठेगा कहां? लंदन में। अब हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और वो कहें कि मैं उत्तर प्रदेश को चलाऊंगा पेरिस से, तो उत्तर प्रदेश की जनता दुखी नहीं होगी कि भैया आप पेरिस में बैठ के चलाओगे? तो भारत का मुखिया कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लेकिन वो बैठेगा कहां? लंदन में।
यानी राजा राज्य से गायब। दूसरा, 1853 में 1853 में सिविल सेवा में परीक्षा की शुरुआत। (1853) में आईसीएस में परीक्षा की शुरुआत, एग्जामिनेशन की शुरुआत। कब? 1853 में। 1853 में सिविल सेवा में परीक्षा की शुरुआत। लेकिन पहला भारतीय जो सिविल सेवा के परीक्षा में चयनित हुआ, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्लाइव ने जिस सिविल सेवा की शुरुआत की थी, वो मोनोपोली थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो नॉमिनेट करते थे सिविल सर्वेंटों को। नॉमिनेशन, जिसमें वरीयता किसको मिलती थी, प्रेफरेंस किसको मिलता था? ब्रिटेन के शाही वर्ग के बच्चों को। लेकिन पहली बार भारत में 1853 में सिविल सेवा में परीक्षा की शुरुआत। और पहला भारतीय जिसका आईसीएस में सिलेक्शन हुआ, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1864 परीक्षा कब शुरू हुई? 1853। पहला भारतीय कब गया? 1864। कितने साल बाद? 11 साल बाद। 11 साल बाद पहले भारतीय का सिविल सेवा में चयन हुआ। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि 11 साल, भारत देश, जिस देश को कला पैदा है भगवान पैदा करने की, बहुत महान देश, बहुत। भारत मतलब भगवान का देश, और भारत शब्द का मतलब ज्ञान। आज जब मैं युवाओं की दशा देखता हूं, मैं एक इतना बड़ा उदाहरण हूं युवाओं के सामने, इतना बड़ा। आप जो भी सोच सकते हैं कि एक इंसान जीवन में करता होगा, बुरा कुछ तो होता नहीं। अज्ञानतावश व्यक्ति कुछ कर्म करता है। जो आज सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, आपको क्या लगता है? चॉइस में खा रहे हैं? अज्ञानता। हमको भी किसी ने कभी कहा था कि भैया ये तंबाकू नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले ये बीबीसी है। मैंने कहा बीबीसी? हाँ। बोले बुद्धिवर्धक चूरन। हमने कहा यार हमको भी खिलाओ यार, अगर इसको खाने से बुद्धि बढ़ती है। ये अज्ञानता है। बोले रात में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको सिगरेट पीना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा उससे क्या होता है? बोले नींद नहीं आती। अमूमन, आमतौर पर लगभग सभी युवा इस दौर का शिकार होते हैं। हम भी हुए। तो ऐसा थोड़ा था कि गलत हो गए, बुरे हो गए। इसीलिए इस देश में पारस का कॉन्सेप्ट है। पारस एक पत्थर है, जब वो लोहे को टच करता है तो लोहा सोना बन जाता है। हम लोहा थे, वो भी जंग लगा हुआ लोहा। हम लोहा थे, लोहा, वो भी जंग लगा। हमारे पिताजी से हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, सब बड़ा दुख जताते थे हमारे पिताजी से कि एक लड़का था ओझा तुम्हारा, वो भी बर्बाद हो गया। लेकिन उन लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि भारत पारस का देश है। पारस यानी गुरु। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचा, एक से एक शिक्षकों से मुलाकात हुई, साधु संतों से मुलाकात हुई, महात्माओं से मुलाकात हुई। और जब मैं उनके संपर्क में आया तो जीवन के परिवर्तन की शुरुआत हुई। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं बार बार, ध्यान करो, योग करो, पढ़ाई करो, और कुछ करना ही नहीं जीवन में, बाकी सब खुद ब खुद होगा। तुम पढ़ते हो दिमाग से, लड़ाई करते हो दिमाग से, पूजा करते हो दिमाग से, प्रेम करते हो दिमाग से, और दिमाग ही खराब है। जब तुम सब कुछ दिमाग से करते हो, तुम सोच के देखो, पढ़ाई में मन की भूमिका है, युद्ध में मन की भूमिका है। वो मूवी देखो टैंगो चार्ली,
वो टैंगो चार्ली की मूवी देखो जिसमें भारतीय सेना के जवान को पेड़ में बांध देते हैं और उसके हाथ को नस काट दिया और पैर की नस काट दी, गोली मार दी और चिल्ला रहा है। वो सीन देखो, चिल्ला रहा है वो लड़का और अजय देवगन की टुकड़ी देख रही है और उसमें से एक जवान भावुकता युद्ध में जहर का काम करती है। उस सीन को देखना आज जाके, टैंगो चार्ली, अंतिम सीन से आधा घंटा पहले। और उसमें एक जवान भावुक हो जाता है कि अरे ये मेरे बेटे की तरह है, मैं जा रहा हूं इसे बचाने। और जैसे वो निकल के जवान के पास पहुंचता है, दुश्मन घात लगाकर बैठा हुआ है, हत्या कर देता है। वो सेना का जवान चिल्लाते चिल्लाते मर जाता है। हमारे भारत की सेना की टुकड़ी उस मौत को देखती है, रोते हैं, सब बिलखते हैं, लेकिन युद्ध चल रहा है, युद्ध, वो भी छदम, वो भी नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में। और फिर जब वो जवान मर जाता है, विरोधी निश्चिंत हो जाता है कि अब यहां कोई सेना का जवान नहीं, तो जैसे वो निकलते हैं हमारे जवान हमला करते हैं। यह सीन सिर्फ देखने की सीन नहीं है, यह समझने की सीन है कि युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका ना तो शरीर की है और ना शस्त्र की, इनकी सेकेंडरी है, जरूरी है, सेकेंडरी है। सबसे बड़ी भूमिका है मन की। युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका मन की, पढ़ाई में सबसे बड़ी भूमिका मन की, प्रेम में सबसे बड़ी भूमिका मन की, पूजा में सबसे बड़ी भूमिका मन की। और मन ही खराब है। हाथ जोड़कर मैं इस देश के सारे युवाओं से कह रहा हूं कि ध्यान के रास्ते पर आओ। यह मन तुम्हारा साथ कोमा में ही छोड़ेगा और यह मृत्यु पर, उससे पहले कोई रास्ता ही नहीं, उससे पहले कोई रास्ता ही नहीं। तो भारत भगवान बनाने का सूत्र जानता है और उस देश के लोग आईएएस नहीं बन पा रहे थे, तो क्यों नहीं बन पा रहे थे? अब आईएएस है कौन, आईसीएस है कौन? नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर। और अगर पॉलिसी मेकर भारतीय हो जाएंगे, आपको अगर आपके घर का चौकीदार बना दिया तो आप तो अपने घर को लूटने नहीं दोगे। तो इसलिए अगर भारतीयों को आईसीएस में वरीयता दे दी तो फिर वो ऐसी नीति बनाएंगे कि भारत का शोषण ना हो। और ये ब्रिटेन चाहता नहीं था, उसे तो शोषण करना था, लेकिन वो सीधे तौर पर भारतीयों की एंट्री रोक भी नहीं सकता था। तो उसने दिमाग से काम लिया। आईसीएस की परीक्षा सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। अब अयोध्या से दिल्ली तो आदमी पैदल आ जाए, लेकिन अयोध्या से लंदन 7 समंदर, सरयू नदी तैर के पार कर ले, घाघरा पार कर ले, गंगा पार कर ले, यमुना पार कर ले, समंदर, वो भी उस देश में जहां 90% लोग गरीब हैं। आईसीएस की परीक्षा सिर्फ इंग्लैंड में होती थी। लैटिन कंपलसरी। हम इंग्लिश कायदे से नहीं बोल पाते, हम इंग्लिश बोलते हैं। आई वॉज इन अमीनाबाद, तुम्हारी मम्मी मिल गई थी। लैटिन, मैंगो कितना प्यारा शब्द है इंग्लिश में, छोटा सा मैंगो। लैटिन में कहते हैं मैग्निफेरा इंडिका। टाइगर, पैंथेरा टाइगरेस। होमो सैपियन, लैटिन कंपलसरी। चलो ठीक है, लैटिन भी पढ़ लिया। इंग्लैंड पहुंच गए, सतुआ पिसान बांध के पैदल चलते चलते अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते पहुंच गए लंदन। हॉर्स राइडिंग कंपलसरी थी। और हॉर्स भारत का एनिमल नहीं है, हॉर्स अरब का देश, अरब क्षेत्र का जानवर है, अरब। हम भारत के लोग मैक्सिमम हाइट 5'10", 5'5" मेरी है। हम हीरो होंडा स्प्लेंडर चलाने वाले लोग। घोड़ा, आज भी मर्सिडीज रखना लग्जरी नहीं है और रोल्स रॉयस रखना लग्जरी नहीं है। आज भी, आज
दुनिया बदल गई, मशीन का युग आ गया, जेट का युग आ गया, इंटरनेट का युग आ गया, लेकिन आज भी घोड़ा रखना लग्जरी है और घोड़े पे बैठना शाहीपन। फेंक देता है उठाकर, मौत हो जाती है लोगों को। खच्चर पे तो वो जो आप वहां जाते हैं वैष्णो देवी, वो खच्चर है, वो घोड़ा नहीं है। गधे और खच्चर पे तो कोई भी बैठ ले, घोड़ा वो भी इराकी, अरबी। अब हमारे जैसे आदमी के अगर पहली बार कहा होगा कि घोड़ा बैठो, हम तो पैर ही पकड़ लिए होंगे। और इस तरीके से भारतीयों को सिविल सेवा में घुसने से रोका जाता था। तो भारत का राजा लंदन में बैठता था, सिविल सेवा का दरवाजा इनडायरेक्टली भारतीयों के लिए बंद था। और इन सब चीजों ने शिक्षित मध्यम वर्ग को बहुत दुखी किया। सपना टूटा उनका जो सपना था कि जब सत्ता का परिवर्तन होगा तो हम ब्रिटेन के नागरिक बन जाएंगे और हमको भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो ब्रिटेन के लोगों को मिली हुई हैं, वो सपना टूटा। हलचल शुरू हुई, छोटे छोटे राजनीतिक संगठन बनने लगे, क्योंकि अब तो सत्ता किसके हाथ में थी, अब नेतृत्व किसके हाथ में था, एजुकेटेड मिडिल क्लास। कल मैंने कहा था ना, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। तो उसमें सबसे बड़ी बिंदु क्या है कि नेतृत्व, लीडरशिप राजा महाराजाओं के हाथ से निकलकर अब किसके हाथ में आ गई, शिक्षित मध्यम वर्ग, एजुकेटेड मिडिल क्लास। मतलब दादा भाई नेहरूजी, मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, शिक्षित मध्यम वर्ग। और इसी नेतृत्व ने भारत के राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भैया देखो, एक आग लगी हुई थी 1857 के विद्रोह की, बहुत मुश्किल से हमने बुझाया, 2 साल लगा हमको बुझाने में। विद्रोह शुरू हुआ 1857 में, 1857 में। आग बुझी कब, 1859 में। अंग्रेजों ने कहा कि भैया थोड़ा मौका दो भैया, सांस ले ले भैया, तब सुनते हैं ना, तब तुम लोग की बात सुनेंगे, बता करेंगे कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए। और फिर 1858 के बाद दूसरा अधिनियम आया, एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1861। शिक्षित मध्यम वर्ग को एक बड़ी आशा की कुछ बड़ा मिलने जा रहा है, और बड़ा मिला भी। लेकिन शिक्षित मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला। हुई तो बड़ी बड़ी घटनाएं, 1861 के अधिनियम में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। जैसे सबसे क्रांतिकारी घटना घटी, विधायिका का जन्म हुआ, लेजिस्लेचर। सरकार 3 अंगों पे चलती है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तो शुरू से ही चले आ रहे थे, और गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेचर का काम करता था, उसमें एक लॉ मेंबर होता था। लेकिन अब 1861 के एक्ट ने विधायिका को जन्म दिया। कितनी बड़ी घटना। इस संसद भवन की नींव किस अधिनियम में पड़ी, एक्ट ऑफ 1861। कैसे पड़ी, लेजिस्लेचर का जन्म। बड़ी घटना है, क्रांतिकारी घटना है। लेकिन शिक्षित मध्यम वर्ग खुशी नहीं हुआ। क्यों? अब यह सवाल पैदा हुआ कि भैया इतनी बड़ी घटना, विधायिका का जन्म हो रहा है, लेजिस्लेचर का जन्म हो रहा है, आप लोग खुश नहीं हो रहे? आज विधायिका का टर्म कितने साल का है, 5 साल का। 61 की विधायिका का टर्म 2 साल का। कितने मेंबर, 12। इतने बड़े देश में 12 मेंबर। और सबसे बड़ी बात, गौर से सुनिए, सांस रोक लीजिए और मजा आएगा। विधायिका का टर्म कितना, 2 साल का। कितने मेंबर, 12।
और विधायिका के सदस्यों के पास कोई अधिकार नहीं। तब खीरा छीलने के लिए बैठाए हो? विधायिका के सदस्यों के पास कोई अधिकार नहीं और कानूनी तौर पर भारतीयों के प्रवेश की कोई सुविधा नहीं। लेजिस्लेचर किसकी? इंडिया की। बैठेगा कौन? ब्रितानी। सोच के देखो, तुम सोच के देखो कि विधायिका किसकी? तमिलनाडु की। और उस विधायिका में बैठेगा कौन? कश्मीरी। तमिल तो विद्रोह कर देगा कि कश्मीरी को क्या पता मेरे बारे में, तमिलनाडु का कानून कश्मीरी बनाएगा। विधायिका किसकी? भारतीयों की, भारत की। लेकिन कानूनी तौर पर भारतीयों का कोई स्थान नहीं। हां, एक दो भारतीयों को शामिल कर लिया, राजा महाराजा, वो तो उनके खैर चाटुकार और टट्टू तो थे ही। बलरामपुर के राजा थे दिग्विजय सिंह, ये विधायिका के सदस्य थे। इनको अंग्रेजी आती ही नहीं थी। अंग्रेजों के साथ कोई आदमी बैठ रहा है और उसको अंग्रेजी नहीं आती। तो लोगों ने दिग्विजय सिंह से पूछा कि सरकार, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं, आपको कैसे पता चलता है कि किस मुद्दे पर हाथ उठाना है और किस मुद्दे पर हाथ गिराना है? दिग्विजय सिंह ने कहा, पता करने की जरूरत ही क्या है। बोले क्यों? अरे बोले, वाइसराय साहब जिस मुद्दे पर हाथ उठाते हैं हम भी उठा देते हैं, और जिस मुद्दे पे वो हाथ गिराते हैं हम गिरा देते हैं। ऐसे लोग विधायिका में बैठे थे, ऐसे लोग विधायिका में बैठे थे जैसे आज बैठे हैं, जो कहते हैं कि पानी से अगर बिजली निकाल लोगे तो पानी में बचेगा क्या। ऐसे लोग विधायिका में बैठे थे, जो कहते थे ये जानने की जरूरत ही क्या है कि वाइसरॉय क्या बोल रहा है। अब अगर वाइसरॉय ये कहा कि भारत के लोग मूर्ख हैं और वाइसरॉय ने हाथ उठा दिया, तो दिग्विजय सिंह भी हाथ उठाएंगे। बहुत दुखी हुई भारत की जनता, खासकर शिक्षित मध्यम वर्ग बहुत दुखी हुआ, अति दुखी हुआ कि विधायिका हमारी भारत की और उसके सदस्य ब्रितानी। और यहीं पर भारतीयों का धैर्य टूट गया और 1866 भारत की पहली प्रमुख राजनीतिक संगठन का जन्म हुआ। लाइन को सुनिएगा, सिर्फ पहला मत सुनिए, पहली प्रमुख राजनीतिक संगठन कहां बनी? लंदन में। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या बात है, क्या संयोग है। भारत पर ब्रिटानी कब्जा किसने करवाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और भारत में आधुनिक धारा की शुरुआत किसने की? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने। अद्भुत। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। उद्देश्य ब्रिटेन के लोगों को और खासकर ब्रिटेन की संसद को भारतीयों के कष्टों से अवगत कराना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लेबर पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ा और ब्रिटेन की संसद में पहुंचे। उनका विश्वास था कि ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ, ब्रिटेन के पॉलिटिशियन, ब्रिटेन के लीडर भारत की वास्तविक स्थिति नहीं जानते। तो मैं उस संसद में बैठकर ब्रितानी सरकार को भारत की यथा स्थिति से अवगत कराऊंगा। और यहीं से शुरू होती है वास्तविक रूप से नेशनल मूवमेंट की शुरुआत। इस बिल्डिंग ने आधुनिक विश्व के इतिहास को जितना प्रभावित किया है शायद किसी व्यक्ति ने नहीं किया होगा।
ब्रिटेन का वेस्टमिनिस्टर, यहीं बैठकर अधिनियम बनते थे, कानून बनते थे पूरी दुनिया के लिए। मैंने कहा ना कि ब्रिटेन के बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर, द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। और उसी सूरज, जो ब्रिटेन का सूरज था, उसकी एक रोशनी भारत पर भी पड़ती थी। 1858 का अधिनियम आया, एजुकेटेड मिडिल क्लास दुखी हुआ। 1861 का अधिनियम आया, एजुकेटेड मिडिल क्लास शैटर्ड हो गया, बिखर गया कि भैया ये हम आपको माई बाप मानते हैं, भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं, और ये दोनों अधिनियम को बहुत शांति से पढ़िएगा। 58 और 61, 58 और 61। और एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का तीसरा लॉ। अब जब एजुकेटेड मिडिल क्लास का सपना बिखरा तो रिएक्शन तो होना ही था। और वो रिएक्शन क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। किसकी? दादा भाई नेहरू जी। अब 1860 का जो दशक है, डिकेड, 1860 का जो डिकेड है, वो ब्रिटेन के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण डिकेड है। चुनौती, दुनिया के श्रेष्ठतम शब्दों में से एक, इस शब्द से आप प्यार कर लीजिए। कुछ शब्द हैं जिनसे आप प्यार कर लीजिए, प्यार, तो फिर शायद दुनिया में आपको निराशा हाथ कभी नहीं लगेगी। और उसमें से एक शब्द है चुनौती, चैलेंज। जिसको चैलेंज में मजा आने लगा वो राजा, और जो चैलेंज से भागने लगा वो प्रजा। इस दिमाग का, इस बुद्धि का, इस भगवान के गिफ्ट का कहां इस्तेमाल करोगे? स्त्री में, पुरुष में, गाड़ी में, घड़ी में, चैन में? अपने पर ध्यान दो। चुनौती शब्द से प्यार कर लो। सुबह उठो, ये मत कहो आज संडे है, आज करवा चौथ है, आज तो पानी गिर रहा है, पकौड़ी खाएंगे। पानी गिर रहा है तो 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, 4 घंटा जिम चले जाओ। अगर यही इतना पानी गिरने से मोहब्बत है तो बारिश हो रही है, प्याज पकौड़ी और चटनी बनत तो बड़ा मजा आवत। हमने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो ये कहे कि भैया बारिश हो रही है, आज 4 घंटा जिम में एक्स्ट्रा रहेंगे, भैया बारिश हो रही है, आज 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और जो ये करते हैं बस वही राजा हैं। आंख बंद कर लो, सांस रोक लो, नाभि के पास ले आकर, और मनन करो। विचार मतलब पानी के सतह पे रहना, मनन मतलब नदी की गहराई में जाना। और जितनी गहराई में जाओगे मन शांत होता चला जाएगा। सांस रोक लो। 1870 का दशक, बाहरी चुनौती, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। कौन से? जर्मनी और इटली। आंतरिक चुनौती कौन सी? नेशनल मूवमेंट की स्ट्रीम। दो चुनौतियां, और इन दोनों चुनौतियों में ब्रिटेन ने एक योग्य आदमी को भारत का वॉइसरॉय बनाकर भेजा, लॉर्ड लिट्टन। 1876 से 1880, लॉर्ड लिट्टन। उपाधि ओवन मेरेडिथ, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, इंटेलेक्चुअल, पढ़ा लिखा, विद्वान। लेकिन कबीर दास जी बड़ी शानदार बात कह गए। कबीर दास जी के एक एक दोहे हजार करोड़ रुपए के हैं, और उसमें एक तो 1 लाख करोड़ का है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। सिगरेट की दुकान, पान की दुकान पे बड़े बड़े बोर्ड, पीछे लाइट लगी है, उसके नीचे लिखा है
सिगरेट पीने से कैंसर होता है। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, और जब ऐसे लोगों को मैं देखता हूं तो मुझे अनायास कबीर दास जी की याद आती है कि क्या बात कही थी उस आदमी ने, कितना गहनतम अनुभव रहा होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, आईएएस बना न कोई। और 4 अक्षर की एनसीईआरटी जो पढ़े सो आईएएस हो। 1870 का दशक, ब्रिटेन के सामने 2 चुनौती, बाह्य चुनौती, एक्सटर्नल चैलेंज, इंटरनल चैलेंज, और दोनों चैलेंजों से निपटने के लिए ब्रिटेन ने भारत भेजा लॉर्ड लिट्टन को। पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बड़ा सोफिस्टिकेटेड बनता है। इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, गिलास यहां रखो, फूल यहां रखो, सर में आधा बाल शेव करा लो, आधा इधर करो। बहुत रायता फैलाता पढ़ा लिखा आदमी। ज्यादातर, सबकी बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, सबको कहा भी नहीं जा सकता, अपवाद सभी जगह है। लेकिन मैंने अपनी फील्ड में, शिक्षा की फील्ड में, मैंने जिनको देखा कि बड़े पढ़े लिखे लोग, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, किताब को ऐसे 90 डिग्री पे रखना चाहिए, सिर्फ बवाल रायता फैला रहे हो। आप नजर दौड़ाओ चारों तरफ, 80% लिटरेसी रेट, एक से एक राय, एक से एक सलाह। लिट्टन पहुंचा भारत। अब जब आप लॉर्ड लिट्टन को सोचे तो दोनों चुनौती सोचे, और पहला कदम उठाया उसने दोनों चुनौतियों से अब उसे दोनों चुनौतियों से निपटना है। P = P, पॉलिसी = प्रायोरिटी। उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है? दोनों चुनौतियों से निपटना। कौन सी दो? एक्सटर्नल, इंटरनल। पहली पॉलिसी बनाई उसने, बैन ऑन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स। जो स्थानीय भाषा होती है उस पर न्यूज़पेपर छपते थे। वर्नाकुलर मतलब स्थानीय। स्थानीय जो समाचार पत्र थे उन पे बैन लगा दिया। प्रेस क्या है? सेफ्टी वॉल्व है। किचन में आप चिमनी लगाते हो ना, क्यों लगाते हो? कि तेल का धुआं उठेगा, मसाले का धुआं उठेगा, वो जब घर में फैलेगा तो अस्थमा के पेशेंट, दमा का पेशेंट, टीबी का पेशेंट या सामान्य तौर पर किसी को भी बेचैन कर देगा। तो किचन में चिमनी लगाने का प्रावधान है, नियम है कि जब खाना बने और उस खाने से जो लहरें उठती है मसाले की, तेल की, वो चिमनी के रास्ते बाहर चली जाएगी। घर में कोई परेशान नहीं होता है। जब बच्चे को मारो तो उसको रोने दो, पहले आप तो मारो ही मत। और मैं हाथ जोड़कर सबसे कह रहा हूं, कृपया करके अपने अपने बच्चों को फालतू का बोझ ना दें, उनको जीने दें। सर, 5 साल के बच्चे को लोग कह रहे हैं तुमको कलेक्टर ही बनना है। अरे उस 3 इडियट के पिक्चर से कुछ तो सीखिए। क्यों अपने छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन के मोड में ले जा रहे हैं? परसेंटेज ले आओ, ये कर लाओ, डॉक्टर बन जाओ। सर प्लीज सर, बच्चों को जीने दें, सोचने दें, बढ़ने दें, खेलने दें। आप में से बहुत सारे लोग देखिए, आपके मां बाप आपको क्या बनाना चाहते थे और आप क्या बन गए। सभी ने निवेदन है, क्लास 5 तक या 8 तक, हां, उन पे नियंत्रण रखें, उनको दिशा निर्देश देते रहें, उनको सही गलत का ज्ञान बताते रहें, मारे ना। बच्चों को दबाव ना दें। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, बच्चों को दबाव ना दें, दिशा दें, दबाव ना दें। न्यूज़पेपर यानी सेफ्टी वॉल, चिमनी। अब सरकार नीति बना रही है
तो जनता की भड़ास कहां से निकलेगी? न्यूज़पेपर से निकलेगी। वो बोल रहे हैं तो बोलने दो। इसने क्या किया? चिमनी पर पत्थर रख दिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।